नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षाओं में हिंदी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बच्चों उसमें परेशान हो जाते हैं कि यार इसका क्या आंसर हो सकता है। दो दो ऑप्शंस ऐसे होंगे डिज़ाइन किए हुए कि आप परेशान हो जाएंगे। उन्हीं सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं ताकि आने वाली आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें आप परेशान ना हो और आपका पेपर अच्छा निकले। तो चलिए, पहला प्रश्न है, जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें कहते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेटेड कंटेंट आपको मिल सके। परीक्षाओं में बहुत हेल्प मिलेगी इन सभी चीज़ों से। अनेक भाषाएं जानना और अनेक भाषाओं के बारे में विद्वान होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो अनेक भाषाओं को जानना और उसमें विद्वान होना अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि बहुभाषी, जो बच्चा बहुत सारे भाषाओं को जानता है, बहुभाषी, जैसे कि आप इंग्लिश भी जानते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी भी जानते हैं और अपनी मातृभाषा भी जानते होंगे, आप बहुभाषी हैं। लेकिन बहुभाषाविद की बात की जाए, बहुत सारे भाषाओं में एक्सपर्ट हैं। जैसे कि आप सीडीपी पढ़ते हो, ईवीएस पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, और क्या आपको सभी सब्जेक्ट्स में महारत हासिल है? नहीं ना। तो आप सभी भाषाओं में भाषाविद नहीं हो, आप बहुभाषी हो लेकिन भाषाविद नहीं हो सकते। तो याद रखिएगा, बहुत सारे भाषाओं के विद्वान को बहुभाषाविद कहा जाता है, लेकिन जानने वाले को बहुभाषी कहा जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन संस्कृत में कभी कभी बहुभाषी न दे करके भाषाविद दे देता है, तो आप संस्कृत में भाषाविद लगाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन हिंदी का है तो आप बहुभाषी आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बच्ची अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है और वह हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें अनेक भाषाएं जोड़ने की ओर अग्रसर होती है। इस भाषा शिक्षा युक्ति को क्या कहेंगे? कहने का मतलब है कक्षा 5 तक जो बच्ची थी वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेती है। NCF NEP ये सभी चीज़ें क्या कहती हैं कि मातृभाषा में कक्षा 5 तक की यहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए। बच्ची बड़ी होती हुई 6, 7, 8, 9, 10 जाते जाते देखा जाता है कि अरे ये तो मातृभाषा ज़्यादा तो अंग्रेजी बोलने लगी है, ये तो हिंदी बोलने लगी है। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहा जाता है इस चीज़ को? तो मातृभाषा प्रथम नीति। देखिए, बच्चे कंफ्यूज होंगे, मातृभाषा प्रथम नीति। कुछ बच्चे जो है इसको सही मार करके आएंगे। त्रिभाषा सूत्री, हाँ पढ़ा था मैंने कहीं, इसको भी सही मार के आएंगे, लेकिन दोनों गलत है दोस्त। इसको बोलेंगे मातृभाषा आधारित बहुभाषिता, मतलब मातृभाषा आधार थी, मातृभाषा के आधार पर ही उसने पढ़ाई स्टार्ट करी और उसके बाद वो बहुत भाषाओं को जानने लगी है। कहने का मतलब ये है कि अगर मातृभाषा नहीं होती तो वो स्कूल में अगर इंग्लिश ही शुरू से पढ़ाया जाता तो बच्ची स्कूल ही नहीं जाती। लेकिन आधार किस चीज़ का बनाया गया? मातृभाषा का। जब मातृभाषा को आधार बनाया गया, जिसकी वजह से वो बहुत सारे भाषाओं को जानने लगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी पार्ट वीडियो का अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगता है, और कुछ अगर कमी है तो भी बताइएगा, वो भी दूर किया जाएगा। ठीक है, मेरा सारा कंसर्न ये है कि आप लोगों को सफलता मिले। आप उन सभी चीज़ों से न डरें जिन सभी चीज़ों से आप डरते हो। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि संकेत भाषा क्या है? तो देखिए, संकेत भाषा क्या, व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है। बिल्कुल फैक्ट है। एक संकेत भाषा क्या है? जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पाते, ठीक है, सुन नहीं पाते, तो उनके लिए कौन सी भाषा होती है? एक संकेत भाषा की इस्तेमाल की जाती है। वो भाषा है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, बोलना नहीं जाता है, सिर्फ संकेत के माध्यम से चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कि एक स्वाभाविक भाषा तो है, लेकिन व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है, वो संकेत भाषा कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक स्वाभाविक भाषा है। उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझने के लिए। यह एक स्वाभाविक भाषा नहीं है, गलत बात है, एक स्वाभाविक भाषा है। ठीक है, दूसरी बात, बिना एक स्वाभाविक भाषा, ये भी गलत हो गया। हाव भाव का समूह है, बिल्कुल गलत। जो बधिर समुदाय के लिए हाव भाव समूह है, हाव भाव का समूह नहीं है। बस ये बधिर समुदाय उसको बोला जाता है जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ठीक है, तो उनके लिए संकेत भाषा का इस्तेमाल की जाती है। और बच्चे देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, संकेत से रिलेट कर देंगे बधिर और इसको सही करके चले आएंगे। देखिए, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं और बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। इन क्वेश्चंस को करके जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ पर आंसर भी होगा, उस आंसर से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत सफलता मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो स्वाभाविक है, याद रखिएगा, भाषा जो होती है वो स्वाभाविक होती है, और याद रखिएगा संकेत भाषा जो भी होगा संकेत भाषा, वो भी स्वाभाविक भाषा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। चलिए, एक और अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषता। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक समुदाय की भाषा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जनजातियां होती हैं जिनकी अपनी एक अलग भाषा होती है। ठीक है, उनका एक समूह अलग से होता है, तो उनकी भी एक अलग भाषा है, समुदाय की भाषा, उसको क्या बोला जाता है? सामाजिक बोली।
अब जहाँ पर भी 10 लोग बैठेंगे वो समाज बन जाएगा, और समाज में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? व्यक्तियों के समूह और समुदाय की भाषा, यही होती है सामाजिक बोली। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सही होगा। बाकी आगे भी देख लेते हैं ऑप्शंस को। एक महाद्वीपीय अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक देश और एक राज्य की भाषा वो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, उसको राजभाषा कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें, एक क्षेत्र की भाषा के भीतर एक भाषा की वाक विशेषता, उसको उपभाषा कहा जाता है। याद रखिएगा, एक क्षेत्र की भाषाओं को क्या बोला जाता है? उपभाषा बोला जाता है। ठीक है, उपभाषा बोला जाता है, ना कि एक सामाजिक भाषा बोला जाता है, ना ही समुदाय की भाषा बोला जाता है। क्षेत्र की लिखित भाषा मतलब कि कामकाज की भाषा, उसको राजभाषा बोला जाता है। तो चीज़ें मैंने आपको सारी सटीक तरीके से समझा दी है कि यहाँ पर देखोगे तो ये राजभाषा, राष्ट्रभाषा हो जाएगा, देश की भाषा, भाषाओं के भीतर की एक भाषा को जिसको उपभाषा कहा जाता है। क्षेत्र की लिखित भाषा और साहित्य की अगर हम बात करेंगे तो जिस भाषा में साहित्य लिखोगे तो भाषा है ही, और क्षेत्र की लिखित भाषा को हम लोग राजभाषा भी कहेंगे। तो याद रखिएगा, समुदाय सामाजिक बोली को समुदाय की भाषा वाक भाषा बोला जाता है। आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा आपका राइट आंसर होगा दोस्त। एक अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है और उसके पठन को क्या कहेंगे? देखिए, लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपडेटेड कंटेंट के लिए, ताकि अपडेटेड कंटेंट मिले और अपडेट रहें और परीक्षा में अच्छा स्कोर करें। ठीक है, देखिए, कोई भी कार्यक्रम में अगर आप जाते हो और आपको कहीं ना कहीं एक कुछ वर्क दे दिया जाता है, जैसे कि आप कोई नाटक करते हैं और नाटक में आपको एक बोल दिया जाता है कि ये यार रोल आपका है। ठीक है, या फिर आपको ना राष्ट्रपति जी के बारे में कुछ बोलना है, तो आप क्या करने वाले हैं? किस तरीके से पढ़ाई को करेंगे? सरसरी निगाहों से पढ़ेंगे। देखिए, सरसरी निगाहों को अगर आपसे बात करी जाए कि न्यूज़पेपर पढ़ना, तो किस निगाहों से पढ़ी जाती है? सरसरी निगाहों से पढ़ा जाता है। आनंद के साथ पढ़ना, उद्देश्य के लिए पढ़ना, ये उद्देश्य जो होता है ना, ये निगेटिव मान लिया जाएगा दोस्त। उद्देश्य यहाँ पर नहीं होगा। उद्देश्य जो होगा वो क्लास के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर पढ़ा जाएगा उद्देश्य के लिए तो निगेटिव हो जाएगा। बारीकी से पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर याद रखिएगा, जब बच्चा बारीकी से पढ़ता है मतलब कि कुछ गहन, मतलब कि दिमाग लगा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बारीकी से पढ़ने से ही चीज़ें जो होती हैं वो सही होती हैं और समझ में आती हैं। ठीक है, उद्देश्य के लिए तो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है सीटेट को, लेकिन जब तक आप बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, क्या आप उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं? क्या बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले जो आएगा वो आएगा आपकी बारीकी से पढ़ना। आप चीज़ों को, जैसे पेडागोगी के टैग वर्ड्स मैंने कराए हुए हैं, उसको आपने कर लिया, तो पेडागोजी को बारीकी से अगर कर लिया तो आपका उद्देश्य भी क्लियर हो जाएगा, आप सीटेट भी निकाल लोगे। तो पहले बारीकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी भी कार्यक्रम में जब को आपको कोई रोल मिलेगा तो आप बारीकी से चीज़ों को देखेंगे, याद करेंगे कि कहीं गलती ना रह जाए, और जब बारीकी से आप कर लेंगे तो आपका उद्देश्य जो होगा वो होगा आपका नाटक करने का। अब नाटक करोगे, आप उसमें सफलता पाओगे, लेकिन पढ़ने का यहाँ पर काम है वो है बारीकी से। ठीक है, आई होप मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे हैं क्या है? निष्क्रिय, गलत हो गया। प्रयोग में भंडार, ये क्या मतलब बनता है? प्रयोग में भंडार, हम जो लेखन और वाचन में प्रयोग करते हैं उसमें प्रयोग में भंडार नहीं, सक्रिय। जो चीज़ें सक्रिय है उन्हीं चीज़ों को हम लिखते हैं, वाचन में प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट यही है। उद्देश्यों के लिए शब्द भंडार, ये गलत हो गया। तो शब्द भंडार सक्रिय इंपॉर्टेंट है, आपको बताया भी है टैग वर्ड में, जहाँ पर भी सक्रिय दिखता है 99% चांसेस है कि वो सही ऑप्शन होगा, और ये 99% वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 1 नंबर लूटने का मौका मिलेगा दोस्त। इस तरीके के प्रश्न बनेंगे, बच्चे गलती करेंगे, उद्देश्यों को सही मार करके आएंगे, सक्रिय सोचेंगे ये क्या होता है, लेकिन सक्रिय जो होता है पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं जिन शब्दों को, उन्हें सक्रिय शब्द भंडार कहते हैं। कहने का मतलब है, बोला जाता है ना आजकल इस तरीके का चलन है, इस तरीके की भाषा चलने लगी है। पहले बच्चे माता पिता की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन आजकल इज्जत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो एक चलन है, मतलब जो चीज़ें सक्रिय हो जाती है, जो फैशन में आ जाता है, वो चीज़ें चलने लगती हैं। तो वो शब्द जो हमें लेखन और वाचन प्रयोग करते हैं वो सक्रिय शब्द भंडार होते हैं, वो डेली बेसिस पे यूज होते हैं। जैसे डेली उठ करके मोबाइल की तरह, ठीक है, आपने ये देखा, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें, ऑफिस जाना है, आज मुझे पढ़ाई करनी है, आज मैंने ये शेड्यूल बनाया है, ये कुछ सक्रिय भाषाएं हैं, शब्द भंडार हैं कि आज मैं पढ़ूंगा, आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, आज मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, आज मेरे को CDP इतने घंटे पढ़ना है। ये सब सक्रिय भाषाएं के शब्द हैं। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। एक प्रश्न और देखते हैं दोस्त। आप शिक्षार्थियों द्वारा अच्छा लेखन सीखने के लिए लेखन के प्रक्रिया उपागम मतलब कि प्रोसेस अप्रोच के आदर्श क्यों मानते हैं? अब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ऑप्शन समझ में नहीं आएगा, बट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आपको पता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है अच्छा लेखन सीखने के लिए लेखन के प्रक्रिया उपागम के आदर्श क्यों है? तो लेखन सीखने के लिए लेखन के प्रक्रिया मतलब कि आप लिखना सीखना चाहते हो
तो क्या अप्रोच है, किस अप्रोच के सहारे आप चीज़ों को सीखते हो और उस अप्रोच से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, इस तरीके का सवाल है। अब प्रक्रिया उपागम, उपागम मतलब अप्रोच होता है। जैसे आपको सीटेट में पेडागोजी पढ़ने का एक अप्रोच मैं दे रहा हूँ कि इस अप्रोच से अगर क्वेश्चंस को टैकल करोगे तो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, इसको अप्रोच कहा जाता है। तो अच्छा लिखना सीखना है तो कुछ अप्रोच होते हैं, जैसे कि पहले आपको पता होगा किस तरीके की 4 लाइन वाली चीज़ आती थी ताकि इस पर आप लिख करके अपनी हैंड राइटिंग अच्छा करो, वो एक अप्रोच होता है चीज़ों को सिखाने का, ठीक है। तो प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थियों को बिन तैयारी के आंसू भाषण वक्ता की भांति लिखने के योग्य बनाती है। तो बिन तैयारी के, तो बिना तैयारी की चीज़ें जो होती हैं बेकार होती हैं। आप सीटेट की तैयारी बिना तैयारी के अगर पेपर देने जाओगे, पास हो सकते हो क्या? एक बच्चा हो सकता है लाखों में, बट हर बच्चा नहीं हो सकता, ठीक है। तैयारी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 2 साल बाद पहले करो या फिर आज करो, करना तो पड़ेगा तैयारी, बिना तैयारी की कोई चीज़ नहीं होती। प्रक्रिया उपागम लेखन कौशल के परीक्षण के लिए एकल अवधि उत्पादन के रूप में है। एकल मतलब कि एक ही अवधि, एक ही विधि की बात की जा रही है, पॉसिबल नहीं है। बहुभाषिता के बारे में हम बात करते हैं, बहु संसाधन के बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है ना, सामाजिक के बारे में, सामूहिक के बारे में बात करते हैं, एकल के बारे में हम कहीं बात नहीं करते। ऐसा नहीं है, लेखन सीखने के लिए यही एक उपाय है, ठीक है ना। बहुत सारे उपागम हो सकते हैं, एक ही उपागम नहीं होता है। प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थियों को उच्च स्तरीय भाषा, यहाँ पर उच्च स्तरीय जहाँ पर भी दिख जाता है वो निगेटिव है। देखिए 3 ऑप्शन तो निगेटिव हो गए, मज़ा आया कि नहीं? अब चौथा देख लेते हैं। प्रक्रिया उपागम अच्छा लेखन विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों को विभिन्न स्तरों से गुजरने के योग्य बनाता है। फैक्ट है। अब विकसित करना, विभिन्न स्तरों से गुजरना, योग्य बनाना, अच्छे सारे टैग वर्ड्स तो अच्छे हैं ना, तो ये आंसर होगा। अब चीज़ें नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, लोड क्यों ले रहे हो दिमाग में, आगे बढ़ो ना। अब इतने इतने क्वेश्चंस पे लोड लेने लगोगे ना तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को लेकर के उसका रिश्तेदार नहीं बनना है कि हाँ इन क्वेश्चंस को हमें समझना ही है। जिस तरीके से आंसर है आंसर निकालिए और आगे बढ़िए। इस पे ज़्यादा पीएचडी करने की, ज़्यादा सोचने की अगर कोशिश करोगे तो पढ़ाई से इंटरेस्ट जो होता है वो कम हो जाता है, फिर आपको मन नहीं करता पढ़ने का। आप सोचते हो यार बहुत टफ है। हर चीज़ को समझने लगोगे तो दिक्कतें होंगी। हर चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका आंसर निकलता है आप आगे बढ़िए, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पाठ शिक्षण के संबंध में गलत है? तो व्याकरण पाठ जो है आपको पता है, जैसे कि हिंदी व्याकरण हुआ, संस्कृत व्याकरण हुआ, इंग्लिश ग्रामर हुआ, वहाँ पर आप देखोगे कि उसका जब हम लोग शिक्षण लेते हैं, उसकी जब हम पेडागोजी पढ़ते हैं, उसके संबंध में क्या गलत है, क्या ऐसा चीज़ है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो अब देखेंगे 3 इसमें सही होंगे। तो शिक्षण बिंदुओं के स्रोत के रूप में पाठ्य वस्तु का प्रयोग करना, ठीक है। तो शिक्षण बिंदुओं के स्रोत के रूप में पाठ्य वस्तु का, तो शिक्षण बिंदु के रूप में स्रोत का पाठ, चलो नहीं समझ में आया, मुझे भी नहीं समझ में आया, ठीक है, मान लिया मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको लेकर के मैं चीज़ों को चल रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। वाचन कार्य के दौरान शिक्षार्थियों की अशुद्ध भाषा के उदाहरणों का प्रयोग करना, हाँ ये थोड़ा समझ में आता है कि अशुद्ध भाषा का उदाहरण प्रस्तुत करना। तो अशुद्ध भाषा से ही शुद्ध भाषा को सीखा जाता है। जैसे कि राम आम खाता है, ठीक है ना, तो राम आम पीता है, ये तो गलत हो गया ना। तो अशुद्ध जब होगा तभी तो शुद्ध होगा। तो व्याकरण क्या करता है? अशुद्ध को शुद्ध करने का कार्य करता है, तो उदाहरणों के माध्यम से शुद्ध करने का कार्य करता है। तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। शब्दों तथा संरचनाओं को दिखाने के लिए चित्रों का प्रयोग, यस ये आंसर निकल गया आपका नेगेटिव वाला। आपने कभी ग्रामर पढ़ते समय कोई भी चित्र देखा है क्या? चित्रों के सहारे आपको कभी भी ग्रामर सिखाया जाता है? किसी भी चित्र के माध्यम से आज तक ग्रामर सीखा है आपने? चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, आपने किसी भी ग्रामर में चित्र का इस्तेमाल नहीं करा है, तो ये राइट आंसर। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ के डरना नहीं है, दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, चौथे पे जाओ, कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। और कुछ नहीं निष्कर्ष निकलेगा तो टैग वर्ड है, उसके बाद भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो जय श्री राम बोल करके एक ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो शब्दों का प्रयोग दिखाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रामर के पाठ में, व्याकरण शिक्षण में आपको कभी भी चित्रों का प्रयोग नहीं होता है। गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अप्रोच अच्छा लग रहा है, सीखने का अप्रोच अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़िएगा ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के गुड कंटेंट आपको, अपडेटेड कंटेंट, बेस्ट कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जा रहा है। तो आपकी इच्छा है दोस्त, मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वाकई में पास होना है, अप्रोच अच्छा चाहिए, तो आप चैनल के साथ जुड़िएगा ज़रूर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? एक ऐसी चीज़ है जो भाषा के विषय में सत्य नहीं है और हर व्यक्ति इसको गलत ही आंसर ऑलमोस्ट करता है 99%। चलिए इसके बारे में। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, बच्चे क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कोई बात नहीं, इसमें सत्य नहीं है पूछा गया, ये तो सत्य लग रहा है। पहला वाला तो बच्चे कहेंगे सत्य लग रहा है। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, बच्चे कहेंगे कि आवश्यक नहीं है, भाषा के लिए तो लिपि आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, बट गलत, ये अप्रोच गलत है। भाषा के लिए लिपि की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं, जैसे कि पापा आए, पापा के आते ही
पता है कि अब भाई टीवी बंद करना है और कॉपी किताब उठा करके पढ़ना है, वो भी तो एक भाषा है। क्या उसमें लिपि की रिक्वायरमेंट पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं पड़ी। उसमें किसी भी तरीके की लिपि की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी भाषा है उसका व्याकरण होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। प्राथमिक भाषा के रूप में भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है, बिल्कुल सही है, भाषा जो है प्राथमिक रूप से मौखिक है। लेकिन प्रत्येक भाषा की जो है यहाँ पर देखोगे लिपि होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। हर भाषा की लिपि नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे भाषाएं हैं जैसे कि सामूहिक भाषाएं हैं, उनकी कोई लिपि नहीं होती है, ठीक है। उपभाषाएं हैं, उसकी कोई लिपि नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत सारी भाषाएं हैं। अब भाषा का मतलब ये थोड़ी है राजभाषा और राष्ट्रभाषा की बात करें, बहुत सारी भाषाएं हैं जिनकी अपनी लिपि नहीं होती है। तो याद रखिएगा लिपि नहीं होती है, ये तो सही हुआ ना, यहाँ पर निगेटिव पूछा है, तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, ये गलत आंसर है, याद रखिएगा ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। हर भाषा की लिपि नहीं होती है और नहीं पूछा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब नहीं पूछा है ना, तो कौन सा गलत है, मतलब कौन सा इसमें सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सत्य नहीं है। जब सत्य नहीं है तो आंसर नंबर फर्स्ट ही होगा, क्योंकि हर एक भाषा की लिपि नहीं होती। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं दोस्त, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के रूप में आकलन का कार्य है। तो सीखने के रूप में अगर आकलन की बात की जाएगी, तो सीखने के रूप में आकलन का कार्य जो होता है परियोजना कार्य, प्रदत्त कार्य, ठीक है। सीखने के रूप में सीखने के साथ इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम लोग अलग से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लंबा है, 2-4-5 मिनट का वक्त इस पर लग सकता है, ठीक है। तो परियोजना कार्य, प्रदत्त कार्य, ये इंपॉर्टेंट है सीखने के रूप में आपका यहाँ पर आकलन, ठीक है। साप्ताहिक परीक्षण, सत्रांत परीक्षण, अंत में योगात्मक परीक्षण, ये सब तो निगेटिव ऐसे ही हैं। तो आपका प्रदत्त कार्य मतलब असाइनमेंट की बात की जाती है, परियोजना कार्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्त, इसका आंसर आप करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगला जब सेशन स्टार्ट होगा, जब हम लोग हिंदी का अगला सेशन स्टार्ट करेंगे, तो इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन होगा आपका, लेकिन सबसे पहले तो आप पहले सीटेट तो निकालो, तो सीटेट को क्वालिफाई कीजिए, सिलेक्शन आपका जीवन में होगा अगर इसी तरीके से आप मेहनत करते रहेंगे तो। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ अच्छा लगा हो तो, बुरा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं सभी के जवाब देता हूँ। टेक केयर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।